नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ेंगे आज कारक। कारक जो है वो हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिनसे आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, वरना आप कहेंगे कि सर आपने ये नहीं बताया, ये पॉइंट नहीं बताया, ठीक है। जबकि मैं बताऊँगा यहाँ पर सब। बाकी जो भी डाउट होगा उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो भाई कारक पढ़ते हैं। कारक क्या होता है? तो देखिए, कारक जोड़ने का काम करते हैं। कारक जोड़ने का काम करते हैं। इनको आप इनकी विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग। जैसे देखो, एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे पत्ता, पत्ता पेड़ गिरा, एक ये वाक्य है। अब इसको सार्थक बनाने के लिए हम लोग इसमें कारक का इस्तेमाल करेंगे। तो वाक्यों को सार्थक बनाने में भी कारक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पत्ता पेड़ से गिरा, इस टाइप से, ठीक है। तो कारक जो हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। देखो, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी शब्द विशेषता क्रिया से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। अब जैसे कि ये इसको हटा दिया जाए, आपसे परिभाषा पूछी जाए पेपर में, जो आजकल पूछी जाती है, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी शब्द विशेषता क्रिया से ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कारक। क्या बोलते हैं उसको? कारक बोलते हैं। कारक के भेद आपसे पूछेगा तो हमेशा 8 बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा 8 ही बताइएगा कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो आपको हमेशा 8 बता देना है, ठीक है। मूल रूप से कारक के जो भेद हैं वो 6 माने जाते हैं, जिसमें संबंध और संबोधन कारक मूल रूप से कारक नहीं हैं। अगर ये आपसे लाइन पूछ लें कि मूल रूप से कारक के कौन से भेद नहीं माने जाते हैं, तो संबंध और संबोधन कारक जो हैं मूल रूप से कारक के भेद नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जो कारक हैं इनको पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं विभक्ति, जिसको परसरक भी बोलते हैं, कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो कारक सूचित करने के लिए संज्ञा व सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय जोड़ते हैं उसे कहते हैं विभक्ति, जिसको परसरक भी बोलते हैं और कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो विभक्ति क्या होती है, समझ गए कि नहीं? कारक सूचित करने के लिए संज्ञा व सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाते हैं उनको ही बोला जाता है विभक्ति। अब हम लोग कारक की जो विभक्ति होते हैं, जो कारक के विभिन्न प्रकार की विभक्तियां होती हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। देखिए, ये है कारक के प्रकार, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कारक के प्रकार हैं और ये विभक्तियाँ हैं। तो यह कर्ता की जो विभक्ति है वो है नए, कर्म की है को, करण की है से, संप्रदान है के लिए, अपादान ये भी से इसकी विभक्ति है, मतलब ये अलग, यदि संज्ञा और सर्वनाम के बीच में तुलना हो तब भी। संबंध की जो विभक्ति है वो है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, और अधिकरण की है में, पर, ऊपर। संबोधन की है, अरे, ओ। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि देखो, ये कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने होती है, ठीक है। कर्म की क्या होती है? को होती है। करण की क्या होती है? से होती है। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए होती है। अपादान की विभक्ति क्या होती है? से, अलग, ठीक है। से अलग, ये देखिए यहाँ पर से जो है ना, ये अलग चीज़ है, यहाँ पर से अलग चीज़ है। यहाँ पर जो अपादान है ना, इसका मतलब क्या है कि से जब लगेगा तब यहाँ पर अलग होने की स्थिति का पता चलेगा। और अगर यदि संज्ञा व सर्वनामों के बीच तुलना कर दी जाए तो वहाँ पर भी जो से लगता है वो अपादान कारक होता है, ठीक है। और संबंध कारक जो होता है, इसकी विभक्तियाँ क्या होती हैं? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो ये जो का, की, के है ना, इन 3 विभक्तियों का जो काम है वो संज्ञा के साथ हो सकता है, लेकिन इनका संज्ञा के साथ काम नहीं हो सकता। जैसे कि लिखा जाए मोहन की पत्नी, तो यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है। वही अगर लिख दिया जाए मोहन ने, तो यहाँ पर ये जो विभक्ति हो जाएगी ये अब कर्ता की हो जाएगी, इसीलिए का, की, के
ये 3 विभक्तियों का काम संज्ञा के साथ हो जाता है, बाकी विभक्तियों के साथ संज्ञा के साथ काम नहीं चलेगा। हालांकि ये अलग चीज़ है, इससे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अधिकरण में, पर, ऊपर, में, पर, ऊपर, संबोधन हैं, अरे, रे, ओ, ठीक है। ये संबोधन, अब इसमें कठिन कौन कौन से आप समझ लीजिए। देखिए आपको बस ये जो है ना अपादान, इसके लिए कुछ रूल हैं जो कठिन आपका समझ में आएगा, ठीक है। और संप्रदान के लिए भी होता है, और बस यही, यस ये 2 ही खाली, ये 4-5 जो है यही है। देखो एक देखिए, आपको कर्ता कभी कोई पहचानने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। करण और अपादान, ठीक है, और ये आपका अधिकरण, ठीक है, इसमें भी दिक्कत हो सकती है। बाकी सब सरल होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। क्या पता सबको सब कठिन लग रहे हो, या क्या पता सबको सब जो है सरल लग रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे भाई। तो वाक्य में जो कर्ता, तो वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसकी विभक्ति क्या होती है? ने होती है। और ये ने विभक्ति कभी कभी वाक्य में होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है, आपको समझना होता है। जैसे देखो, राजू ने खाना खाया, तो ये राजू कर्ता हो गया, और ये ने क्या हो गया? ने एक कर्ता, एक ये ने जो है कर्ता की विभक्ति है। रेखा खेल रही है, अब यहाँ पर ने तो लगा नहीं है, लेकिन आप क्या करो, इसको आप भूतकाल में ले जाओ, तो रेखा ने खेला और रेखा ने गीत गाया, ठीक है। तो कभी कभी ने विभक्ति दोस्तों होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती है, दोनों बातें आप याद रखेंगे, वरना आप सोचेंगे कि इसकी विभक्ति तो कोई है नहीं, तो क्या किया जाए। देखिए ने लगेगा तो वाक्य हमेशा भूतकाल में होगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस, यानी ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल में हो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल में हो रहा है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो रेखा खेल रही है, तो आप क्या करें, इसको भूतकाल में रखें, रेखा ने खेला, ठीक है। तब आपको मिल जाएगा कि हाँ ये कर्ता कारक है, ठीक है। देखो कभी कभी विभक्ति नहीं होती, ये जो नहीं होती, ये वाली नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं कर्म कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है, कर्म कारक होता है। और इसमें जो है को विभक्ति होती है, ठीक है, इसमें को विभक्ति होती है, ठीक है। देखो, और इसमें भी कभी कभी को होता है, कभी कभी नहीं भी होता। जैसे देखो, जैसे लिखा है श्याम ने राजू को मारा, श्याम ने, यहाँ पे तो कर्ता हो गया, लेकिन ये अंडरलाइन दिया होगा, पूछेगा क्या है, तो ये कर्म कारक है। को क्या है? कर्म कारक है। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, तो श्याम यहाँ पर क्या है? एक कर्ता हो गया। यहाँ पर पुस्तक है जो, वो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कौन सा कारक है। तो दोस्तों जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके आगे को विभक्ति नहीं लगाई जाती है, सजीव के आगे लगाई जाती है, निर्जीव चीज़ के आगे को विभक्ति नहीं लगाई होती, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, श्याम ने पुस्तक को पढ़ा, श्याम ने पुस्तक को पढ़ा, तो ये पुस्तक का अंडरलाइन दिया होगा, तो आपसे पूछेगा क्या है, तो ये कर्म कारक है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, कभी कभी विभक्ति होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, ठीक। अब देखते हैं करण कारक। देखो, जिस साधन अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, करण कारक कहलाता है। इसमें विभक्ति से होती है, से। देखो, राजू ने श्याम को डंडे से मारा, तो डंडे से ये क्या है? ये एक करण है। देखो क्या है कि ये जो क्रिया है, तो डंडे से ये क्रिया पूरी की जा रही है। ये जो क्रिया है, मारा क्रिया डंडे से पूरी की जा रही है। तो ऊपर लाइन में लिखा भी है कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, करण कारक कहलाता है। फिर देखो, ना आंखों देखा ना कानों सुना, तो यहाँ पर से विभक्ति जो है वो छुपी हुई है। ना आंखों से देखा ना कानों से सुना, ना आंखों को देखा ना कानों को सुना, ऐसा तो होता नहीं है, ना आंखों से देखा ना कानों से सुना। तो ये भी क्या है? ये भी करण कारक का एक उदाहरण है, ठीक है। कभी कभी इसकी विभक्ति छुपी हुई होती है, मैंने बता दिया आपको। संप्रदान कारक देखिए क्या होता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, या उसे संप्रदान कारक कहते हैं। लिखो भाई, कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? के लिए होती है। क्या होती है? के लिए होती है। देखो, इसमें भी कभी कभी के लिए छुपा हुआ होता है। जैसे राजू सुरेश के लिए एक पुस्तक लाया। देखो, राजू सुरेश के लिए एक पुस्तक लाया, इसमें देखो कितने कारक हैं। अब देखो, राजू,
कर्ता हो गया, ठीक है। सुरेश के लिए ये संप्रदान हो गया, पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया, क्योंकि निर्जीव के आगे कोई लगाता नहीं है कोई। तो सुरेश के लिए ये के लिए किसके है, ये संप्रदान कारक है। बच्चों को गेंद लाओ, तो बच्चे को गेंद लाओ मतलब बच्चे के लिए गेंद लाओ, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत आता है, पेपर में आया भी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका संप्रदान कारक, ठीक है। अपादान कारक देखो, जिस संज्ञा व सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति से होती है पर इसका अर्थ अलग होना होता है। यहाँ पर देखो, ये जो आप देख रहे हो ये वाली विभक्ति, यहाँ पर पॉइंटर नहीं मिलता है, ये अलग है, ठीक है, और वो अलग है। तो देखो इसकी विभक्ति क्या होती है, से होती है, पर अलग होने के सेंस में होती है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें क्या होता है कि पहली चीज़ दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है, जुड़ा वड़ा नहीं होता है, बिल्कुल अलग ही माना जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्ता अभी भी लगा हुआ है पेड़ से, एकदम से अलग हो जाएगा, ठीक है। सवार घोड़े से गिरा, सवार जो है वो घोड़े से गिर गया है, मतलब अब घोड़े और सवार के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो से लगा हुआ है ये अपादान कारक का उदाहरण है, ये अपादान कारक की विभक्ति है, ठीक है। संबंध कारक देखो, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध का बोध हो वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति से बने कुछ शब्द हैं, जैसे मेरी, मेरे, अपना, अपनी, उनका, उनके। देखो मैंने अपनी पुस्तक लिखी, तो ये अपनी हो गई। मेरा, वह मेरा बड़ा भाई है, तो ये क्या हो गया, ये संबंध कारक हो गया। अपनी संबंध कारक है, मेरा संबंध कारक है, ठीक है। संबंध कारक भी आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा, आप लोग ये मत सोचेगा बहुत लंबा, क्योंकि लाइव क्लास तो होती नहीं है जो फालतू की बकवास की जाए। आप लोग कोई भी एक रैंडमली कमेंट कर दो, उसको लेके काफ़ी जो है चर्चा की जाए। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं वो छोटे ही बनेंगे हमेशा, वरना ये एक डेढ़ घंटे के टॉपिक होते हैं ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि वहाँ पर आप लोग सवाल भी करते हो, ठीक है। बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट में कर सकते हैं। अधिकरण कारक देखो क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। देखो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इसका आधार क्या है, 2 मिनट में रखी है, इसका आधार क्या है, मेज पर। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तो 2 मिनट में क्या है, ये अधिकरण कारक है। मेज पर रखी है, ये अधिकरण कारक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा। लाखों उदाहरण होते हैं, लाखों को यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है। संबोधन कारक देखिए, ये सबसे सरल होता है। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे हे प्रभु उसकी रक्षा करें, हे प्रभु उसकी रक्षा करें। देखिए यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको कि एक वाक्य का भेद होता है इच्छार्थक। तो अगर आपसे ये सेंटेंस ऐसे आते हैं, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते होता है, उसके कई रूल होते हैं। तो अगर आपसे कारक पूछेगा तो कारक के ही एग्जाम्पल होंगे ऑप्शन में, और अगर आपसे वाक्य पूछेगा तो वाक्य के एग्जाम्पल होंगे। कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको इस चीज़ का, हमेशा ध्यान रखें। राकेश, ये क्या हो गया, राकेश इधर आओ, तो ये क्या हो गया, संबोधन करने के लिए हो रहा है, ठीक है, संबोधन कारक हो गया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्यों देखते हैं। देखिए रुचि, पसंद और ईर्ष्या की अगर बात आती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। देखिए एक बात बता दूँ आपको, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं और उसका अपवाद अगर आता है तो अपवाद को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर अपवाद से ही बनता है, एक्सेप्शनल केस पर बनता है ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो रुचि, पसंद, ईर्ष्या की बात आती है तो वहाँ पर किसी जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। जैसे मुझे उससे ईर्ष्या है तो संप्रदान कारक है। देखो निषेधता, घृणा, भय, अध्ययन के भाव में अपादान कारक होगा। जैसे घृणा, देखिए घृणा और ईर्ष्या में क्या अंतर होता है। ईर्ष्या मतलब किसी मित्र से आप ईर्ष्या कर रहे हैं लेकिन उससे मुलाकात रोज हो रही है। घृणा का मतलब यह है कि आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, आप उससे बहुत दूर चले जाएंगे, यही होता है घृणा। तो निश्चित अगर कोई चीज़ मना की जा रही है, जैसे कि सिगरेट पीना मना है, तो कौन सा कारक है, अपादान कारक है। इस टाइप से जैसे मुझे प्रेम से घृणा है, तो ये क्या है, ये एक अपादान कारक है, ठीक है। और जहाँ पर डरने वाली बात आएगी, डरने वाली वहाँ पर अपादान कारक होगा अध्ययन। मुझे रामायण पढ़ना पसंद है,
मुझे रामायण, मैं रामायण पढ़ता हूँ, ठीक है, तो अध्ययन, मैं रामायण का अध्ययन करता हूँ, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो गया, ठीक है। विशेषण की उत्तमावस्था आ जाती है तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है। विशेषण की जब उत्तमावस्था आती है तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है। तो ये कारक जो है आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब कोई चीज़ बची हुई है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे लग रहा है कोई चीज़ नहीं बची होगी, ठीक है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।